आइए देखते हैं। तो चलिए देखिए, तो अभी फिलहाल हम लोग जनवरी मंथ के ही करंट अफेयर पे चल रहे हैं, ठीक है। मुख्य रूप से पहले विषय समझ लीजिए क्या है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है जहां पर 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को एक शिक्षण प्रणाली का अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है, ठीक है। और इसके लिए उनको क्या किया जाएगा, उनको शिक्षित किया जाएगा। और इसके लिए क्या है, एक पोर्टल बना है, एक वेबसाइट बना है, उस पर 9वीं से 12 तक पढ़ाई करने वाले कोई भी विद्यार्थी 20 छात्रों का चुनाव प्रत्येक सप्ताह होगा। और इस 20 छात्रों में 10 छात्र जो होंगे वो बॉयज होंगे और 10 जो होंगे वो गर्ल्स होंगे। और उनका चुनाव का अपना कोई क्राइटेरिया है, लेकिन जो भी चाहता है कि हाँ हम सरकार के इस प्रोग्राम के साथ जुड़ें और शिक्षण के जो पद्धति है उसके साथ कुछ अनुभव प्राप्त करें, तो उसके लिए क्या होगा, पहले वहां पर रजिस्ट्रेशन कराएगा। फिर उनका अपना क्या है, एक क्राइटेरिया है जिसके तहत क्या करेंगे, वो लोगों को जांचेंगे, उनकी योग्यता का परख करेंगे। और फिर उसके पश्चात एक सप्ताह क्या होगा, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ये ट्रेनिंग क्या है, ये ट्रेनिंग जो है मतलब भारत के प्रतिष्ठित संस्थान के जो प्रमुख लोग हैं उनके द्वारा आपको कुछ शिक्षा दी जाएगी। जैसे मान लेते हैं IITians हो गए, तो भारत में जो IIT कॉलेज हो गए वहाँ के जो प्रोफेसर हो गए, IIM हो गया तो वहाँ के जो प्रोफेसर हो गए, इनके माध्यम से बच्चों को कुछ सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है पूरा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा लॉन्च एक ऑनलाइन अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, ठीक है। मतलब आप अनुभव लीजिए नई चीजों का। उद्देश्य क्या है, छात्रों को एक प्रेरक अनुभव प्रदान करना। प्रेरक अनुभव किस चीज के लिए, नेतृत्व गुणों को बढ़ावा देना और भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों को मूल्य आधारित शिक्षा के साथ एकीकृत करना। मतलब मूल्य आधारित शिक्षा प्रणाली समझते हैं, जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि शिक्षा में केवल आपके पास किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा में एक तो आपके चारित्रिक और नैतिक उत्थान की बातें होनी चाहिए, आपको जिम्मेदारियों का भी बोध होना चाहिए, साथ ही साथ सही शिक्षण पद्धति में विकासात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, रूढ़िवादिता जैसी चीजों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर कमजोर और तेज छात्रों से मतलब नहीं है, जहां पर प्रत्येक का अपना क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इसका मतलब क्या, जो कमजोर से कमजोर छात्र हैं उनको भी क्या होना चाहिए, एक मूल धारा मिलाकर जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो संपूर्ण जो शिक्षा प्रणाली के सिद्धांत हैं उन्हीं के साथ लाकर एकीकृत करना, यही तो मूल्य उसके आधारित होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लक्षित कौन है, तो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के जो छात्र हैं यही इसके लक्ष्य हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, छात्र पोर्टल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपना। पंजीकृत आवेदकों को पोर्टल पर निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। मैंने बताया उनकी अपनी क्या है, उचित बच्चों के चुनाव के लिए अपना एक उनका मापदंड है, उसके अनुसार क्या करेंगे, चयनित करेंगे। एक सप्ताह तक चलने वाला कार्यक्रम देश के विभिन्न हिस्सों से 20 चयनित छात्रों को, जिसमें 10 लड़के और 10 लड़कियां होंगे, को एक बैच हर सप्ताह कार्यक्रम में भाग लेगा। कार्यक्रम के समापन की अवधि का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब कि भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से 20 बच्चों को चुना जाएगा, एक सप्ताह तक उनका प्रशिक्षण चलेगा और एक बैच में 20 बच्चे रहेंगे, 10 लड़के और 10 लड़कियां रहेंगे। और कार्यक्रम का कब तक चलेगा अभी इसकी घोषणा नहीं, मतलब एक सप्ताह में एक बैच समाप्त, फिर दूसरे सप्ताह में दूसरा बैच समाप्त, फिर तीसरे, इस तरह से ये प्रोग्राम हम 4 महीना करेंगे, 6 महीना करेंगे, 2 साल करेंगे या 5 साल करेंगे, अभी इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है, ठीक है। प्रेरणा कार्यक्रम में और क्या बातें कही जा रही हैं, प्रतिभागियों को प्रतिष्ठित संस्थानों के सलाहकारों द्वारा मार्ग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रतिष्ठित संस्थानों के सलाहकारों द्वारा, अभी आपको होता है ना, भारत के जो प्रतिष्ठित संस्थान होंगे जैसे IITs हो सकता है, IIM हो सकता है, वहां के जो मतलब लोग हैं वो आपको क्या करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। प्रेरणा कार्यक्रम भारत के सबसे पुराने शहरों में से एक वडनगर जिला कहां पर है, गुजरात। तो वडनगर जिला के मेहसाणा ये क्षेत्र है, यहाँ पर 1888 में स्थापित वर्नाकुलर स्कूल से प्रारंभ होगा। वर्नाकुलर एक्ट आया था ना, तो 1888 में उसी के तहत क्या था, यहाँ पर गुजरात के वडनगर जिला में क्या था, एक स्कूल खुला था और यहीं से क्या होगा, ये प्रेरणा कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, ठीक है। विषय वस्तु क्या है इसकी,
तो आईआईटी गांधीनगर द्वारा तैयार प्रेरणा स्कूल का पाठ्यक्रम 9 मूल्य आधारित विषयों पर आधारित है। इसका मतलब यहाँ पर जो बच्चों को प्रशिक्षण किया जाएगा, इसका किस तरह से उनका प्रशिक्षण होगा, ये आईआईटी गांधीनगर द्वारा इसको तैयार किया गया है। और इसमें क्या है, 9 मूल्य आधारित विषयों पर आधारित है। इथिक्स पढ़े थे, मूल्य के बारे में बताया था, ठीक है, जो अच्छी चीजें होती हैं आपके अंदर की। तो अब यहाँ पर देखिए क्या, स्वाभिमान और विनय, शौर्य और साहस, परिश्रम और समर्पण, करुणा और सेवा, विविधता और एकता, सत्यनिष्ठा और शुचिता, नवाचार और जिज्ञासा, श्रद्धा और विश्वास, स्वतंत्रता और कर्तव्य। ये क्या है, 9 ऐसे मूल्य हैं जिन पर आधारित क्या होगा, ये प्रेरणा कार्यक्रम चलेगा। ठीक है, आइए एक और महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग आपके सामने यहाँ पर खबर है। क्या है इसमें, हरित नौका दिशा निर्देश और नदी क्रूज पर्यटन रोड मैप 2047। जैसा कि जान रहे हैं, भारत में क्या है, इस समय जो जल परिवहन है उसे भी तीव्र गति से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के तहत क्या है, 2047 तक हम अपने जल परिवहन को कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड करते हुए यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देंगे, इसी का रोड मैप तैयार किया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 2 तरह से है, एक हरित नौका दिशा देख रहे हैं और दूसरा क्या है, नदी क्रूज है। दोनों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 8 जनवरी 2024 को क्या हो रहा है, कोलकाता में एक अंतर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण की बैठक हो रही है। पहली बैठक है, यहीं पर यह निर्णय लिया जा रहा है। ठीक है, बैठक में हरित नौका दिशा निर्देश और नदी क्रूज रोड मैप 2047 लॉन्च किया गया। तो ये आप कह सकते हैं पूरा नाम है, ये पूरा इस योजना का नाम है, हरित नौका दिशा निर्देश और नदी क्रूज रोड मैप। क्रूज तो जानते हैं, जो नदियों में देखते हैं। अब क्रूज क्या होता है, क्रूज एक ऐसी नाव समझ लीजिए जिसमें रुकने और ठहरने का भी जगह होता है, जहां पर होटलों जैसे कमरे आप देखते हैं वैसे होता है। तो नदियों में भी जो है, समुद्र की तरह बड़े बड़े क्रूज तो नहीं, लेकिन नदी के अनुपात में जो क्रूज हैं उनको चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी देखिए बनारस में ही चलना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, बनारस में चल रहे थे, देखे ना उसमें, मतलब उसमें आपको पूरा बनारस का शहर मतलब सैर कराते हैं। लेकिन उसी में आपने देखा था बनारस से असम तक का भी जो है एक पूरा जो है योजना चली, जो बांग्लादेश उस होकर के जा रही थी ना। तो ये क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देने के ही प्रयास से किया जा रहा है। आइए देखिए क्या है, हरित नौका दिशा निर्देश और नदी क्रूज पर्यटन रोड मैप 2047 के अंतर्गत और क्या बातें हैं, इसकी प्रमुख बिंदु क्या है। नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए क्या किए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। इसका मतलब नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का क्या है, आप कह सकते हैं बजट प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, क्रूज पर्यटन यातायात को वर्ष 2047 तक यात्री क्षमता 2 लाख से बढ़ाकर 15 लाख किए जाने तक का लक्ष्य रखा गया है। मतलब अगर मान लें कि 2 लाख इसमें क्षमता है तो उसको कितना करना है, 15 लाख तक करना है। 15 लाख लोग कम से कम नदी क्रूज में अपना पर्यटन का मतलब आनंद लें, लुत्फ उठाएं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, रात्रि विश्राम वाले क्रूज सर्किट की संख्या 17 से बढ़ाकर कितना करना है, 80 करना है। रात्रि विश्राम वाले क्रूज सर्किट का मतलब समझ लीजिए, जैसे ट्रेन जाती है प्लेटफॉर्म पे रुकती है, प्लेन होता है एयरपोर्ट पे जाकर रुकता है, इसी तरह से तो समुद्री जहाज होती है सीपोर्ट पे रुकता है। ये क्या होगा, क्रूज सर्किट मतलब वो पॉइंट जहां पर क्या किया जाएगा, रात में इसको रोका जाएगा। या रात्रि की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो रात्रि विश्राम यहाँ शब्द का प्रयोग किया रहा है, एक तरह से समझिए स्टेशन। ठीक है, अब इसका देखिए, नदी क्रूज टर्मिनलों की संख्या मौजूदा 15 से बढ़ाकर 185 करना है। नदी क्रूज टर्मिनल वही मतलब जहां से आप यात्री चल सकते हैं, उतर सकते हैं। अब उनके अभी टर्मिनल कितने हैं, उनकी संख्या 15 है, उसी बढ़ा कितना करना है, 185 तक करना है। ठीक है, और सर्किट का मतलब एक ऐसा जोन हो गया, एक ऐसा क्षेत्र हो गया जहां पर रात्रि विश्राम के लिए क्रूज को रोका जा सके। क्योंकि एक बार अगर आपको ध्यान हो रहा होगा तो मैंने एक आपको बताया था ना कि नदी जब परिवहन को हम लोग बात करेंगे तो एक समस्या भी है। एक समस्या वहां पर क्या है, सोचिए समुद्री लुटेरे हुआ करते थे और रोड पर छिनैती और डकैती हुआ करती है। तो आप बताइए क्या ये जल में संभव नहीं है। रात्रि के समय एक वीरान इलाके में समस्या हो सकती नहीं हो सकती है।
और आपका इतना मजबूत या स्ट्रांग नेटवर्क तो हो नहीं सकता है कि वहाँ पर अचानक कोई अगर किसी तरह की समस्या उत्पन्न करता है तो फिर आप उससे वहीं पर निपट सकें, है ना। तो इस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात्रि में रुकने का जो क्षेत्र निर्धारित किया जा रहा है वो क्या हो जा रहा है, आपका क्रूज सर्किट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तत्वाधान में अक्टूबर 2023 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी अंतर्देशीय जलमार्ग विकास प्राधिकरण की या विकास परिषद की ना। तो जब हम लोग भी देख रहे थे कि पीछे जो आपने हरित नौका और प्लस नदी क्रूज जो परियोजना देख रहे हैं उसकी पहली बैठक कौन कर रहा है, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद ही तो कर रहा है। इसी ने तो यह निर्णय लिया है। तो इसकी स्थापना कब हो रही, इस परिषद की स्थापना कब हो रही है, अक्टूबर 2023 में हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्ग और संबंधित अंतर्देशीय जल परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक रूप से विकसित करना। ठीक है। निजी एवं सार्वजनिक हितधारकों को संगठित करने वाला एक निकाय है। इसका तात्पर्य क्या है, जिस तरह से आप देख रहे हैं भारत में इस समय ज्यादातर प्रयास चल रहे हैं जहां पर क्या है, सरकार के प्रायोजन के साथ साथ निजी निवेशकों को भी उसमें ला करके जोड़ा जा रहा है। ठीक है। तो व्यवस्थाएं नीति सरकार की होंगी, पैसा किसका लगेगा, वो निजी संस्थाओं का लगेगा। तो उसी तरह क्या, निजी एवं सार्वजनिक हितधारकों को संगठित करने वाला एक निकाय है। दोनों के माध्यम से यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। देखिए, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024। ठीक है। पीछे भी चर्चा हुआ था, IR क्लास में मैंने इस चीज को बताया था कि भारत में फॉरेन इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने वाला सबसे पहला प्रयास कोई किया गया था तो गुजरात राज्य द्वारा किया गया था। और उसी के तहत क्या किया गया था, 2003 में पहली बार क्या किया गया था, वाइब्रेट गुजरात समिट जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के भिन्न भिन्न संगठनों और प्लस प्रमुख निवेशकों को अपने क्या आमंत्रित किया जाता है। ठीक है। अभी उद्देश्य भी हम लोग देख लेंगे। जाहिर सी बात, अगर आप किसी को आमंत्रित कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, आप कुछ लक्ष्य रखे होंगे, उद्देश्य रखे होंगे, उसको प्राप्त करना है। दूसरी चीज क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होता है। ठीक है। तो देखिए यही चीज क्या है कि ये क्या है, 10वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में, क्योंकि मैंने पहले बता दिया 2003 से प्रारंभ हो रहा है। 2003 से अगर ये प्रारंभ हो रहा है और प्रत्येक 2 वर्ष में हो रहा है तो 20 वर्ष तो ऐसे ही हो गया आपका। ठीक है। फिर तो अब इसका आ रहा है आपका। अब इसमें देखिए 10वां संस्करण, 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन शामिल हुए। इसका मतलब 34 देश इसमें भागीदार रहे और 16 संगठन, ठीक है, जो यहाँ पर आए थे। थीम क्या है, भविष्य का प्रवेश द्वार। ध्यान रखिएगा, वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का थीम क्या था, भविष्य का प्रवेश द्वार। ठीक है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहिया। इतना लंबा नाम नहीं याद कर पाएंगे तो बस अल नाहिया, जायद अल नाहिया तक भी याद रखिएगा, अल नाहिया याद रखिएगा। ठीक है। क्योंकि मोहम्मद बिन से तो बहुत से लोग मिल जाएंगे आपको, तो अल नाहिया। ठीक है, अल नाहिया। अब देखिए इसका गोल क्या है, क्यों इन लोगों को बुलाया जाता है, अब की क्यों बुलाया गया, तो ई मोबिलिटी, ई का मतलब जहां कहीं भी लग जाए इलेक्ट्रॉनिक्स समझिए। ठीक है। इसके अलावा क्या है, स्टार्टअप, MSME, प्लस क्या है, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी समझते हैं, समुद्रों के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी मतलब ऐसे जगहों पर जहां से हम क्या करें, कार्बन का जो उत्सर्जन है उसको शून्य कर सकें, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, जल विद्युत परियोजनाएं हो गई, ग्रीन एनर्जी में आ रहा है। और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मुख्य उद्देश्य है। इन लोगों को बुला करके क्या, पैसा लगवाना, नीति निर्माण करना, उस पर सहयोग प्राप्त करना, सभी चीज को ध्यान में रखते हुए। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की और क्या है, तो शुरुआत 2003 में हुआ है। द्विवार्षिक निवेशकों का वैश्विक व्यापार कार्यक्रम, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के लोगों को खुला मंच दिया जाता है। ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं है, ये कैसी बैठक है, व्यापारिक बैठक है। इसका मतलब जो निवेश करने आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं अपने लाभ से आ रहा है, और सरकार जिस माध्यम से उनको बुला रही है, उनका जो यूज करने चाह रही है, मतलब उनसे जो निवेश कराना चाह रही है, उसका भी कहीं ना कहीं भारत के दृष्टिकोण से उनको लाभ दिखाई दे रहा है, या मुख्य रूप से गुजरात के दृष्टिकोण से। ठीक है। उद्देश्य क्या है, इसमें व्यापारिक नेताओं, निवेशकों, विचारकों, नीति निर्माताओं को लेकर एक मंच पर लाना। ठीक है। सभी तरह के लोग हैं, व्यापारिक नेता हैं, निवेशक हैं, विचारक हैं, नीति हैं,
निर्माता हैं, ठीक है, सभी तरह के लोग हैं। इसके अलावा एक उद्देश्य ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी एक उद्देश्य है इसका, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 क्या है? तो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कारों का आवंटन, तो जानते ही हैं हर साल दिया जाता है, ठीक है। कोई नई चीज हुआ नहीं, इंदौर फिर से आ गया यहाँ पर, लेकिन इसके साथ अब कौन आया है? सूरत भी आया है, ठीक है, साझे के रूप में है। तो इसकी शुरुआत क्या हुई थी? वर्ष 2016 में हुआ था, ठीक है। अब ये पुरस्कार किस किस कैटेगरी में दिया जाता है? तो सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छ छावनी बोर्ड, छावनी बोर्ड समझते हैं, कैंटोनमेंट मिलिट्री बेस जहां पर होता है, ठीक है, तो छावनी बोर्ड। सफाई मित्र सुरक्षित शहर, देखिए टर्म को ध्यान दीजिए, सफाई मित्र सुरक्षित शहर, इसका मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से सफाई मित्र, यानी जिस जिले के सफाई मित्रों ने सबसे अच्छा काम किया वही तो सफाई मित्र के द्वारा सुरक्षित शहर है, तो यहाँ पे सफाई मित्रों को दिया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे नगर जो गंगा के किनारे बसे हों। इसके अलावा सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है? और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य की श्रेणियां हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें एक दिया जाता है सबसे स्वच्छ शहर कौन है, दूसरा दिया जा रहा है सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन है, तीसरा इसमें दिया जाता है सबसे स्वच्छ राजधानी कौन है, चौथा दिया जाता है इसमें सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, पांचवा दिया जाता है इसमें सबसे स्वच्छ गंगा के किनारे बसा हुआ शहर, ठीक है, कौन सा है, ठीक। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? वेस्ट टू, हाँ ये ध्यान रखिए, वेस्ट पश्चिम वाला नहीं है, वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट मतलब कूड़ा, कचरा, कचरा से कुछ बनाया जाए, कुछ प्राप्त किया जाए, ठीक है, तो कचरा से है, वेस्ट टू वेल्थ, मतलब कह सकते हैं कचरे से समृद्धि तक, ठीक है। आइए अब अगर हम इसके विजेता की बात करते हैं तो इंदौर तो लगातार 6 वर्षों से पहले स्थान पे आ ही रहा था, लेकिन अब की साल क्या हुआ, इसके साथ सूरत जो है वह संयुक्त विजेता के रूप में आया है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर और सूरत पहले स्थान पर संयुक्त रूप से हैं, जबकि तीसरे स्थान पे कौन है? नवी मुंबई है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो ये क्रमशः महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, ठीक है। इसके अलावा सबसे स्वच्छ गंगानगर कौन सा है, तो सबसे स्वच्छ गंगानगर में एक तो वाराणसी हो गया, दूसरा प्रयागराज हो गया, ठीक है। इसके अलावा सबसे स्वच्छ राजधानी कौन सी है, तो राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन सा है, महू है, मध्य प्रदेश का ही। सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा है, चंडीगढ़ हो गया। और 1 लाख से कम आबादी वाला स्वच्छ शहर कौन सा है, सासवड़ है, महाराष्ट्र का, ठीक है। तो सबसे स्वच्छ शहर कौन है, इंदौर है और सूरत है। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड कौन है, महू है, मध्य प्रदेश का। सबसे स्वच्छ राजधानी कौन है, भोपाल है, मध्य प्रदेश का। सबसे स्वच्छ गंगा के किनारे शहर कौन है, वाराणसी और प्रयागराज हो गया। सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो गया। 1 लाख से कम जनसंख्या वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, सासवड़ है, महाराष्ट्र का, ठीक है। आइए अभी देखिए इसी में और क्या है, तो प्रधानमंत्री द्वारा इसे कब प्रारंभ किया गया था, तो 2 अक्टूबर 2019 तक, ठीक है। और ये एक भारत की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि शहर स्वच्छ हो रहा है, लोग स्वच्छ हो रहे हैं, बल्कि उसका एक और भी कारण ये है कि लोगों की आदतें बदल रही हैं। लोग अपने आप में क्या है, इस तरह से गंदगी फैलाने या अस्वच्छता से बचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वच्छता की तरफ अग्रसर ये एक अच्छी पहल हमेशा से रहेगी। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू, ठीक है, कब से शुरू किया गया है, तो 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त करना, मतलब जो स्वच्छता मिशन है ये तो आया था 2014 का। अब लक्ष्य क्या रखा गया था कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त करना है, ठीक है। अब इसकी स्वच्छता कवरेज क्या रही है,
तो 2014 से 39% से बढ़कर 2019 में आकर 100% आ गई। तो सरकार का दावा है कि 2019 में आकर के हम लोगों ने क्या किया है, वो 100% खुले में शौच मुक्त भारत कर दिया है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि लोगों को गांव के स्तर पर उनके घर में शौचालय बनने के बाद भी खुले में ही जाना होगा, तो वैसे लोग को कहाँ तक पकड़ के रोका जाएगा, है ना। तो एक पिक्चर आई थी, वो पंचायत देखा है आप लोगों ने, उसमें एक गांव को जो है स्वच्छ मुक्त करना था इसी अभियान के तहत। तो वहाँ डीएम साहबा पहुंचती हैं, तो एक जो है क्या कहते हैं, उसमें जो मुख्य प्रधान रहता है उससे एक नाराज रहता है, क्योंकि उसके यहाँ जो शौचालय बन रहा था, तो शौचालय बनने में सीट बिठना था, और उसको ये लगा सबके यहाँ बिछ गया, लेकिन गांव का प्रधान हम ही से नाराज हैं। और हुआ क्या था, उसको कमिटमेंट किया गया था कि हो जाएगा, लेकिन गलती से जो सचिव थे जब उनके यहाँ वो लेकर जा रहे थे तो भिड़ गए वो एक लोग से, और उसकी सीट गिर गई। अब सरकारी काम है, दोबारा कागज पत्तर बनेगा, फिर वापस आएगा तो सीट लगेगी। इतने में वो नाराज हो गया था। उसी बीच डीएम आ गए थे, तो जबरदस्ती खुले में शौच करने जाता है। अब उसको लोग रोकने की कोशिश करते हैं, नहीं पूरे गांव की बदनामी हो जाएगी ना, तो इसमें दिखाया गया है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए 10 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया है। ठीक है, मतलब 2019 में सरकार का दावा है कि 100% खुले में शौच मुक्त कर दिया गया है। 10 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय बना दिए गए हैं और 6 लाख गांव खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 रोबोट 2.0 ना। अब इसका मतलब क्या है, एक तो स्वच्छ मिशन चल ही रहा था, अब 2.0 क्या आ गया है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इसका मतलब क्या है, शहरों को अब स्वच्छ और करना है। ठीक है, और देखिए 1 अक्टूबर 2021 से इसको लागू किया था और 5 साल की अवधि के लिए इसको शुरू किया गया। लक्ष्य क्या है, शहरों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाना। तो जो आप अपने घरों में देखते हैं कि नगर पालिका की जो गाड़ियां आती हैं हर जगह पे जा रही है ना, तो मुख्य रूप से उसका उद्देश्य क्या है कि शहरों में हमको क्या करना है, कचरा मुक्त करना है। और एक प्रायोजन के तहत सभी जगहों को कचरा एक दूसरी जगह पर एकत्रित किया जाता है, और वहां पर फिर उसके बाद उसको रिसाइकिल करने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए हमेशा सिखाया जाता है कि कहाँ पर कौन सा कचरा नीले वाले बॉक्स में जाएगा और कौन सा हरे वाले में जाएगा। शुरू में तो बहुत सिखाया जाता था, अब लोग थक गए, क्योंकि जानते हैं आदतन लोग अपने घर का कचरा फिल्टर कर नहीं रहे हैं, है ना। वो चाहे नीला बताओ चाहे हरा बताओ, वो पॉलिथीन में भर के लाके दे देंगे, है ना। तो वैसे आप लोग बताइए कहाँ पे रखना चाहिए, हरा कहाँ पे रखेंगे, हरे बॉक्स में कौन सा कचरा रखेंगे, गीला कचरा ना, क्योंकि गीला कचरा ऑर्गेनिक आइटम्स होंगे ना, आपके घर के खाने, बचा हुआ खाना होगा, सब्जी होगा, फल होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी बन सकती है ना। तो हरा का मतलब ऊर्जा समझिए, और बाकी जो डेड हो गया उसको नीले में डाल दीजिएगा ना, प्लास्टिक हो गया और किसी तरह का जो चीजें हो गई उसको नीले में डालिए। ठीक है, तो इतना टॉपिक आपका था, सो देख लीजिएगा। ठीक है, 4-5 टॉपिक हमने देखा है।